Hello, good morning, BSc first years. Today we are starting with our next unit. Good morning. Okay, so in your next unit, your first topic is cooking. So today we'll see about cooking. So cooking क्या है? Cooking you can say cooking is an art. Cooking एक हमारा art है. It is a practice or skill we can say of preparing food by combining, mixing and heating ingredients. So cooking is an art or you can say it is a practice or skill जिसमें हम क्या करते हैं? We can prepare food by combining or by mixing or by heating all the ingredients together. तो उन चीज़ों को जब हम हीट करते हैं, मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं और उससे जो हम फूड प्रिपेयर करते हैं उसको हम कहते हैं कुकिंग. सो इट इज़ लिंक्ड विद द डाइटरी हैबिट्स एंड कल्चरल पैटर्न ऑफ पीपल. कुकिंग रेंडर्स द फूड इजी टू डाइजेस्ट. इट मेक्स मेस्टिकेशन ईजियर. सो कुकिंग अगर हम फूड को अच्छे से कंबाइन, मिक्स और हीट करें तो इससे क्या होगा? इट हेल्प्स द पर्सन टू easy to it helps the person to digest the food easily और it helps in mastication कि वो हम जब खाने को च्यू करें तो वो mastication में भी हेल्प करेगा और ये हमारे मेनली फूड को डाइजेस्ट होने में भी हेल्प करेगा. The next comes to it lends a new flavor and thereby stimulates digestive juices. अब हम नए नए वेराइटी ऑफ फ्रूट्स हम खाते हैं तो उसमें क्या होता है? मेनली इट lends a न्यू फ्लेवर. वो हमारे टेस्ट को जो है एक न्यू फ्लेवर देता है जिसकी वजह से हमारी जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं. It sterilizes food by killing microorganism and parasitic ova and eggs. जब भी हम फूड को हीट करते हैं तो क्या होता है? वो मेनली उसको हम बोलते हैं स्टरलाइजेशन प्रोसेस. तुमने देखा होगा मेनली हम इक्विपमेंट्स में यूज करते हैं बट इन्होंने यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया है कि व्हेन वी हीट द फूड उससे क्या होगा? जो उसके सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किल हो जाते हैं या कोई पैरासाइट उसमें होता है, एग्स जो होते हैं वो सारे किल हो जाते हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते और हमारा जो फूड होता है वो healthy हो जाता है. It introduces variety, that is many different types of dishes can be prepared with the same ingredient. So it introduces variety. जब भी हम cooking करते हैं तो it introduces variety. Obvious है, तुम्हें भी पता है because it can prepare many different type of dishes जिसका हम same ingredients के साथ use कर सकते हैं. अब तुमने normal एक घर का एग्जांपल ले लो, आलू की सब्जी बनाते हैं या कुछ और चीजें बनाते हैं जैसे लौकी हो गई तो वो उसमें हम क्या करते हैं? सेम इंग्रेडिएंट्स हम यूज करके क्या करते हैं? एक वेराइटी हम तैयार करते हैं. आलू खाएंगे उसका टेस्ट अलग होगा बट जब हम लौकी खाएंगे उसका टेस्ट अलग होगा बट जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किए हैं दैट आर सेम. सो इट इंट्रोड्यूसेस वेराइटी बाय यूजिंग द सेम इंग्रेडिएंट्स इन द फूड. Good cooking increases the acceptability of food, whereas bad cooking may lead to rejection of even highly nutritious foods. तो good cooking अगर तुमने फूड को अच्छे से प्रिपेयर किया है तो इट विल इंक्रीज द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फूड. मतलब तुमने उसको अच्छे से प्रिपेयर किया है, इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, अच्छे से उनको मिक्स किया है, कंबाइन किया है, अच्छे से हीट किया है तो इट इज इजिली एक्सेप्टेबल. अगर वो खाने अच्छे नहीं लग रहा है, प्लेजरेबल नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है तो इट मे लीड टू रिजेक्शन. अगर वो फूड न्यूट्रिशियस भी है तब भी वो क्या होगा? उस फूड को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वहां पे रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं. The next comes to methods of cooking. Method of cooking में first is the boiling. So boiling में what we will do? बॉइलिंग में हम क्या करेंगे? कुकिंग इन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड बॉइलिंग. जो भी हम खाना प्रिपेयर करते हैं अगर हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस में अगर हम उसको कुक कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग प्रोसेस. मतलब वो जो खाना है हम उसकी बॉइलिंग प्रोसेस जो है वो कर रहे हैं. देन राइस हो गया, दाल होगी, पल्सीज होगी, रूट्स हो गए, ट्यूबर्स हो गए और अदर वेजिटेबल्स जो हैं वो हम इस तरह से बनाते हैं. तुमने देखा होगा कि हमने जब भी हम घर पे खाना बनाते हैं तो हम चीज़ों को बॉईल करके लेते हैं. जैसे कि हमारी राइस होगी, तुमने देखा होगा पहले वो कैसे होते हैं? जैसे ही हम उनको बॉईल करते हैं तो उनकी जो कंसिस्टेंसी होती है, जो उनका टेक्सचर होता है वो कैसे एकदम से चेंज हो जाता है, वो एकदम से सॉफ्ट हो जाता है. तो अगर जब हम कोई भी चीज को 100 डिग्री सेल्सियस में हम कुक करते हैं तो उस प्रोसेस को या उस मेथड्स को वी कैन कॉल इट बॉइलिंग. बॉइलिंग इन एक्सेस ऑफ वाटर may result in loss of vitamins and minerals. Therefore
it is a general rule that boiling should be done using minimum amount of water. So when we are boiling the foods or when we are boiling the vegetables or fruit, जो भी हम boil कर रहे हैं उसमें हमें क्या करना है, excess water में हमें उनको boil नहीं करना है. अगर if we are using excessive amount of water, then there may be chances of losing the vitamins और minerals जो भी हमारे उस particular चीज में है वो वहां से लॉस हो सकते हैं. तो ये एक जनरल रूल है कि जब भी हम किसी भी चीज को बॉईल करें तो वो हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर हमें लेके उस चीज को बॉईल करना है, जिससे उसमें क्या है, जो उस चीज का विटामिन अगर उसमें है, मिनरल्स उसमें है, तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो उसमें बनी रहे और वो लॉस ना हो. नेक्स्ट कम्स टू सिमरिंग. सो इन सिमरिंग व्हाट वी विल डू, सिमरिंग में हम क्या करते हैं, कुकिंग बिलो बॉइलिंग पॉइंट दैट इज अबाउट 84.8 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड सिमरिंग. सिमरिंग क्या है, अगर हम फूड को नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस, अगर हम उससे कम बॉइलिंग टेम्परेचर में अगर हम अपने फूड को कुक कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं simmering. Meat and fish are best cooked by simmering because at high temperature the fibers of meat are hardened. तो ऐसे नॉन वेज फूड जो होते हैं, मेनली मीट और फिश जो होती है, हम उसको क्या है, सिमरिंग मेथड यूज करके हम उसको बनाते हैं या उसको प्रिपेयर करते हैं. बिकॉज अगर हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस में अगर हम उसको हीट करें या उसको हम प्रिपेयर करें तो जो उसका फाइबर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हार्डन हो जाता है. नेक्स्ट कम्स टू स्टीमिंग. स्टीमिंग में तुम्हें पता है, सिमरिंग में क्या है, बिलो नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में अगर हम फूड को प्रिपेयर करते हैं, दैट मेथड इज नॉन एज सिमरिंग. देन नेक्स्ट कम्स टू स्टीमिंग. स्टीमिंग में क्या करते हैं हम, स्टीमिंग एक अदर मेथड है जिसमें हम यू कैन से गिविंग ऑफ स्टीम. स्टीम मतलब जैसे उससे भाप निकलता है, तो वो चीजें जो होती हैं उसको हम कह सकते हैं स्टीमिंग मेथड. सो इट इज अ कुकिंग मेथड दैट इज यूज्ड. So, steaming is cooking by the heat of direct steam. The principle is applied in pressure cooker because of the increased pressure of steam. The temperature attained is higher than 100 degrees Celsius. Pressure cooking is better method of cooking since it saves nutrients, fuels and time. So ये मेनली हम जो प्रेशर कुकर में बनाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम चावल बनाते हैं तो वो उन लोग मेनली क्या करते हैं, प्रेशर कुकर में ही बनाते हैं. तो स्टीमिंग जो एक मेथड है वो हम क्या करते हैं, इट इज अ कुकिंग बाय द हीट ऑफ अ डायरेक्ट स्टीम. ये एक मेनली ऐसा प्रिंसिपल है जो हम कहाँ कर सकते हैं, जब हम कोई भी चीज़ हमारे प्रेशर कुकर्स में बना रहे हैं. बिकॉज उस टाइम पे क्या होता है, जब हम कोई भी प्रेशर कुकर में चीज़ बनाते हैं तो उस टाइम पे उसका जो टेम्परेचर होता है दैट इज मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस. और प्रेशर कुकर जो हम मेथड यूज कर रहे हैं प्रेशर कुकर में खाना बना के इज द बेटर मेथड ऑफ कुकिंग. बिकॉज उसमें क्या होता है, उस चीज में जब हम जैसे राइस को अगर प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो उसका टेम्परेचर भी नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा होगा, जिसकी वजह से उसके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे या जो फ्यूल होगा वो क्या है, सारा सेव होके रहेगा, उसमें से कुछ भी लॉस नहीं होगा और उसकी वजह से हमारा जो टाइम है हम उसको भी सेव कर सकते हैं. Next comes to, this is a steaming method. Next comes to stewing method. So stewing method differs from boiling in that comparatively smaller amounts of liquid is used. स्टूइंग मतलब वी कैन से स्टूइंग मेनली हम जो हमारे जैसे मटन हो गया या उन चीज़ों की हम करते हैं. तो स्टूइंग मेथड में हम करते क्या हैं, इसमें हम कॉम्बिनेशन होता है एक सॉलिड फूड इंग्रेडिएंट्स का, जिसको हम क्या करते हैं लिक्विड फॉर्म में हम उसको या फिर वी कैन से ग्रेवी फॉर्म में हम उनको बनाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आलू मटर हमें बनाने हैं तो आलू मटर क्या है, इट्स अ सॉलिड फॉर्म है ना, आलू और मटर दोनों ही सॉलिड फॉर्म है, पर हम उसमें क्या करते हैं पानी को यूज करके हम उसकी ग्रेवी बना देते हैं. तो स्ट्यू इज नथिंग बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फूड इंग्रेडिएंट्स दैट हैव बीन कुक्ड इन लिक्विड एंड सर्व्ड इन अ रेस्टोरेंट एज अ ग्रेवी. समझ आ गया क्या कह रही हूँ, कि वो कॉम्बिनेशन होता है सॉलिड फूड इंग्रेडिएंट्स का, जैसे आलू मटर, आलू और मटर आर सॉलिड इंग्रेडिएंट्स. फिर हम उसमें क्या करते हैं, जब हम उसको पका लेते हैं तो उसमें हम पानी ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी ग्रेवी भी बन जाती है. तो इट इज अ कॉम्बिनेशन कुकिंग मेथड दैट यूजेस स्मॉल यूनिफॉर्म पीसेज ऑफ मीट दैट आर टोटली इमर्स्ड इन लिक्विड एंड स्लोली सिमर्ड, जिसके बाद उसके साथ ग्रेवी भी हमें मिल जाती है.
स्मॉलर अमाउंट ऑफ लिक्विड यू कैन यूज इन दिस, जिसमें हम क्या करें, आलू मटर बनाने हैं तो उसमें हम थोड़ा सा पानी लगा के उसके साथ ग्रेवी हो जाती है, तो उसका जो फ्लेवर है या उसका जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है। प्रोलॉन्ग लो डिग्री ऑफ हीट इज अप्लाइड, इसमें हम क्या कर सकते हैं, स्लोली स्लोली हम खाने को सिमर्ड कर सकते हैं, या फिर हम जब उसमें पानी ऐड करते हैं तो तुमने देखा होगा जब भी हम ये चीजें बनाते हैं तो हम उसको सिम जो बोलते हैं, गैस जो होता है उसका जो बर्नर होता है उसको सिम गैस पे हम रख देते हैं, ताकि वो क्या है धीरे 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 सिमर्ड होता रहे और उसकी जो ग्रेवी है वो एक अच्छा सा फ्लेवर लेके आता रहे। नेक्स्ट कम्स टू फ्राइंग। सो फ्राइंग इज अनदर मेथड। फ्राइंग में हम क्या करते हैं, फ्राइंग में भी टू टाइप्स। फ्राइंग जो है वो दो तरह की हो सकती है, या तो शैलो या फिर डीप फ्राइंग। शैलो फ्राइंग मतलब जिसमें हमें हर चीज़ को जब हम तल रहे हैं, इन नॉर्मल वर्ड्स जब हम तेल से निकाल रहे हैं तो हमें उनको थोड़ा थोड़ा फ्राई करना है। डीप फ्राइंग इज बहुत ज़्यादा डीप हमें उनको फ्राई करना है, तभी उनका जो फ्लेवर है या उनका जो टेस्ट है वो आएगा। सो shallow frying is suitable for cooking food such as eggs, sandwiches, डोसा and pre-cooked food. So shallow frying हम किसके लिए करते हैं, जो हमारे फूड्स होते हैं जैसे हमारे एग्स हो गए या हमारे सैविजेस हो गए या फिर डोसा हो गया या फिर कोई भी प्री कुक्ड फूड है, वो चीज़ें होगी, हम उनको क्या है शैलो फ्राइंग, मतलब उनको थोड़ा सा हमें तलने की ज़रूरत है, ज़्यादा ज़्यादा डीप फ्राइंग की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो थोड़े से पहले से ही उस कंडीशन में है कि अगर हम उनको थोड़ा सा कुक करेंगे तो वो उससे अपना नॉर्मल टेक्सचर जो है वो या फिर उसका जो टेस्ट है वो आ जाएगा। इन डीप फ्राइंग फूड इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ हॉट ऑयल। It is suitable for making पूरी, पकोड़ा, बड़ा, कटलेट्स एटसेट्रा। तो जो हमारी वो होती हैं डीप फ्राइंग, हम उन चीज़ों के लिए करते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने बोला ये तुम्हारे घरों में बनती होंगी, जैसे कि पूरी हो गई, पकोड़ा हो गया, बड़ा हो गया या कटलेट्स हो गए। तो इन चीज़ों को क्या है, ये पहले से प्री कुक नहीं होते हैं, तो इन चीज़ों को हमें क्या है अच्छे से डीप फ्राई करने की ज़रूरत होती है। अगर हम इनको डीप फ्राई नहीं करें तो क्या होगा, ये अच्छे से पकेंगे नहीं और ये इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो हमें खाने को अच्छे से एक्सेप्टेबल बनाने के लिए वी हैव टू डीप फ्राई देम, अच्छे से उनको डीप फ्राई करना है। इन डीप फ्राइंग द ऑयल शुड बी सफिशिएंटली हॉट, अदरवाइज फूड विल एब्जॉर्ब लोड ऑफ ऑयल। तो इसका इसमें क्या करना है, जब भी हम डीप फ्राइंग करते हैं तो ऑयल जो है वो सफिशिएंटली हॉट होना चाहिए। अगर वो हॉट नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, फूड जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। द नेक्स्ट कम्स टू रोस्टिंग। सो नेक्स्ट इज द रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या करते हैं, फूड इज सिमर्ड फूड इज स्मेयर्ड विद अ लिटिल फैट एंड एक्सपोज डायरेक्टली टू हीट और फ्लेम। चिकन और टेंडर मटन में बी कुक्ड बाय दिस मेथड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बारबेक्यू। बारबेक्यू नेशन में तुम लोग जाते ही होंगे, ऑब्वियस है वहाँ पे सब जाते हैं। तो बारबेक्यू नेशंस में क्या होता है, उसको जो भी हमारा फूड होता है, चाहे मेनली वो मटन और चिकन में होता है, तो हम उसको क्या करते हैं स्मेयर्ड करते हैं, थोड़ा सा उसको काइंड ऑफ जैसे जो हमारे पास चिकन है, मान लो लेग पीस है, तो उसको हम थोड़ा सा मसाले के साथ स्मेयर करेंगे, उसके बाद उसको डायरेक्टली हीट और फ्लेम में हम रख देते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर कुक्ड हो जाता है। उसको बारबेक्यू भी बोलते हैं, और चिकन और टेंडर मटन में मेनली हम ये चीज जो होती है उसको हम यूज करते हैं। द नेक्स्ट कम्स टू बेकिंग। बेकिंग इज अनदर मेथड ऑफ कुकिंग। बेकिंग में हम क्या करते हैं, बेकिंग इज कुकिंग फूड बाय ड्राई हीट। बेकिंग में हम क्या करते हैं, फूड को कुक करते हैं जो हमारा ड्राई हीट में कुक करते हैं, जैसे कि हमारी चपातीज हम लोग बनाते हैं, या फिर हम लोग जो वो बनाते हैं कुछ भी चपातीज एंड मक्की की रोटी काइंड ऑफ, वो सब चीज़ें जो हम ड्राई हीट में जब हम उनको यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेकिंग। देन नेक्स्ट कम्स टू इट इज़ डन इन हॉट एयर ओवन। फूड इज enclosed by hot air so that it gets heat from all sides. The cooking temperature may be vary from 250 to 500 degree Fahrenheit. Baking is an expensive and slow method of cooking. सो बेकिंग में जैसे हम केक्स वगैरह भी बनाते हैं, तो तुम्हें पता है वो चीज़ें हम माइक्रो में बनाते हैं या फिर ओवंस में बनाते हैं। तो वो चीज़ें जो होती हैं उनको हम क्या करते हैं माइक्रोवेव में रख देते हैं, या फिर हम उनको ओवन में रख देते हैं, जिसमें सारी साइड से उनको हीट आती रहती है। और ये जो है इसमें हमारा जो टेम्परेचर होता है वो 250 to 500 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर होता है। और इसमें क्या है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, और इसमें स्लो मेथड ऑफ कुकिंग, बिकॉज इसमें जब भी हम खाना
वगैरह बनाते हैं तो उसमें स्लोली हमें वो चीज़ बनानी होती है, स्लोली हमें वो चीज़ प्रिपेयर करनी होती है. The next comes to broiling or grilling. Broiling or grilling is cooking by direct dry heat. It can be done either in grill or heavy pan or direct on flame. It is very quick method of cooking. Only very tender foods can be grilled like विज, कबाब, चीज, टोमेटोज एंड ब्रिंजल्स. तो ये सारी चीजें जो हैं हम इन चीजों को डायरेक्ट ड्राई हीट में हम इनको कुक कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉइलिंग और ग्रिलिंग. सो ये क्या है, मेनली हम या तो इनको ग्रिल करके भी बना सकते हैं या फिर हैवी पैन पे भी बना सकते हैं, और हम डायरेक्ट फ्लेम में भी, एक्सपोजर में भी इसको हम बना सकते हैं. मेनली ये जो है इट इज़ अ वेरी क्विक मेथड ऑफ कुकिंग, जिसमें हम मेनली हमारे जो कबाब होते हैं, चीज़ होते हैं, टोमेटोज हो सकते हैं, ब्रिंजल हो सकते हैं, उसको हम ग्रिल कर सकते हैं. So next comes to methods of enriching the family diet. ऐसे कौन से मेथड हैं जिनसे हमारी जो फैमिली की डाइट है हम उनको एनरिच कर सकते हैं. So इसमें हमारा आता है, first is the sprouting gram. Sprouting gram में increasing the vitamin B and C content of the gram. Green gram is best for health. Soak it in water for 24 hours, then spread it out on the damp cloth and keep the cloth damp for 1 to 2 days until there is an half-inch sprout. It may be eaten raw or after cooking for a short time. Fermenting cereals and dal, increasing the vitamin B content. This is done in making the popular South Indian idli or dosa. तो ये हमारा जो है, इसमें हम क्या करते हैं, स्प्राउटिंग ग्राम. अब मैं तुम्हें नॉर्मल वर्ड्स में जो हम लोग घरों में, तुम्हारे घरों में भी होता है वो चीज़ रेगुलर बेसिस पे, वो बताती हूँ एग्जांपल देके. सो स्प्राउटिंग ग्राम में तुमने देखा होगा जो हमारे ब्लैक चने होते हैं, सबको पता है ना ब्लैक चने क्या होते हैं. तो ब्लैक चनों में हम क्या करते हैं, अगर हम उसको पानी में सोक करके रख दें थोड़े दिन के लिए या फिर 24 आवर्स के लिए, तो उसमें क्या होता है, थोड़े थोड़े स्प्राउट्स निकलने, जड़ें जो होती हैं वाइट कलर की वो निकलने शुरू हो जाती, तो वो निकलनी शुरू हो जाती हैं. और फिर हम उसको क्या करते हैं, पानी जब वो निकल आएंगे तो हम उसको पानी से निकाल के हम उसको एक अच्छे से कपड़े में डाल के उसको फॉर 1 to 2 डेज हम उसको डैम्प करके रख देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका जो स्प्राउट्स है वो अच्छे से निकल आते हैं. और उसको हम क्या है, रॉ भी खा सकते हैं, मतलब उसको हम कपड़े से निकाल के डायरेक्टली धो के भी खा सकते हैं, या फिर हम उसको अच्छे से कुक करके भी खा सकते हैं. उसकी वजह से जब हम अपने ग्राम्स को स्प्राउट करते हैं तो उससे क्या होता है, उनमें जो विटामिन बी और सी का कंटेंट होता है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू पहले से, जिसकी वजह से हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं पूरी मीट हो पाती है. अगर हम अपने सीरियल या फिर हमारी दाल को फर्मेंट करके रखते हैं तो इट विल इंक्रीज द विटामिन बी कंटेंट. तो उसमें जो विटामिन बी का कंटेंट होता है, अगर हम फर्मेंट करके अपने सीरियल और दाल को रखते हैं तो उसमें जो विटामिन बी होता है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. और मेनली ये उन खानों में होता है जो हमारे साउथ इंडियन पॉपुलर फूड्स हैं लाइक इडली एंड डोसा. Then next comes to cereal millet mixture. Using a millet such as ragi, bajra or jawar together with the staple cereal adds extra nutrient to the diet. अब cereal millet mixture क्या है, जब हमारे पास मान लो कोई भी दालें हमने बनाई हैं वो हमारे पास बच गई हैं, फाइन, तो हम उन चीज़ों को क्या करेंगे, जैसे हमारे पास रागी है या हमारे पास बाजरा है या ज्वार है, जब हम उन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे, कंबाइन कर देंगे टुगेदर, देन उससे क्या होगा, उससे अच्छा सा एक जो न्यूट्रिएंट्स है उस खाने का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उससे जो खाने का फ्लेवर है कहीं ना कहीं वो भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज हमने दो चीज़ों को एड ऑन करके कुछ नई चीज़ तैयार की है. तो उससे क्या होगा, एक तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, प्लस उसका जो खाने का फ्लेवर है वो भी चेंज हो जाएगा. सीरियल पल्स मिक्सचर. The protein value of a meal is increased by adding दाल और groundnuts to rice, रोटी और चपाती. तो हमारे जो प्रोटीन होता है वो हमारी मील की वैल्यू को बढ़ा देता है. जब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, तो अगर हमारी दाल बच जाती है तो हम उसको राइस, रोटी और चपाती के साथ अगर हम उसको मिक्स करके, ऑब्वियस है जो नॉर्मली भी
मतलब बचती नहीं है। अगर नॉर्मली भी हम उनको बनाते हैं तो हम उन चीज़ों को साथ में ही खाते हैं, या तो हम रोटी के साथ खाते हैं या तो हम चावल के साथ खाते हैं। और जब हम इन चीज़ों को एक साथ खाते हैं तो उससे क्या होता है, जो उनका प्रोटीन वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है, प्लस हमारी जो मील है उसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाती है। देन नेक्स्ट कम्स टू मिल्क porridge. Okay. If instead of using water, milk is used to make the porridge out of any cereal flour, an infant get more protein and calories in the diet. सो अगर हम क्या करें, इंस्टेड ऑफ वाटर अगर हम किसी भी चीज़ में मिल्क अगर हम यूज़ कर दें, काइंड ऑफ जैसे हम फॉर एग्जांपल इन इन्फेंट्स हम क्या करते हैं, जब हम उनका सेरेलेक बनाते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, पानी ऐड करते हैं। तो पानी की जगह अगर हम उसमें मिल्क यूज़ कर लें तो उससे क्या होगा, हमारा जो खाना है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, और उससे जो इन्फेंट है मेनली उसको क्या होगा, अच्छे से प्रोटीन भी मिल जाएंगे और उसको कैलोरीज भी मिल जाएंगी अपने डाइट में। Powdered protein foods. Powdered protein food can be prepared at home or in a mill. Food rich in plant protein such as groundnuts, grams, dals, beans are pounded or ground in powder. Dried fish can also be powdered. The protein rich powder can be kept in tins. They need to be cooked and should therefore be added to the cereal flour before cooking. This make a very nutritious meal for the child. वही है पाउडर्ड प्रोटीन फूड्स। प्रोटीन फूड्स तुम्हें पता है क्या है हमारे पास? ओके, सो प्रोटीन फूड्स जो हैं तुम्हें पता है हमारे पास, या तो हम उनको घर में भी बना सकते हैं या फिर वो मिल्स में भी बनते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने तुम्हें दिया सेरेलैक का, तो सेरेलैक क्या है, हमें बाहर से आर्टिफिशियली भी वो प्रिपेयर्ड हो जाता है या फिर हम उसको घर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को क्या होता है, जैसे कि ग्राउंडनट्स, ग्राम्स और दाल्स हो गए, हम उनको क्या करते हैं, मेनली हम उनको मैश मैश करके उनको क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म में बना देते हैं। और फिर जब उनको पाउडर फॉर्म में वो टीन्स में कैन मतलब पैक्ड होके आती हैं, और जब हमें उनका यूज करना है तो हम उन चीजों को किसी चीज में यूज करके क्या करते हैं, हम उनको बनाते हैं। प्रोटीन के साथ साथ मैं तुम्हें एक एग्जांपल उसका भी देती हूँ। जैसे तुम बॉर्नवीटा पीती हो, तो बॉर्नवीटा तुम क्या करते हो, बाहर से खरीद के लाते हो। जब तुम्हें पीना है तो तुम उसको ऐसे तो यूज नहीं कर सकते, उसको क्या करेंगे, मिल्क में हम डाल के हम उसको यूज करेंगे। जिससे क्या होगा, मिल्क की जो थोड़ी सी न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो, जब तुम उसको बिना बॉर्नविटा के पी रहे थे तो उसकी वैल्यूज कम थी। अब जब तुमने उसमें बॉर्नविटा ऐड कर लिया या कुछ प्रोटीन शेक जो तुम पीते हो, जब उसमें तुमने प्रोटीन पाउडर उसमें यूज कर लिया, तो उससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर खाने का जो तुम्हारी न्यूट्रिटिव वैल्यू है कहीं ना कहीं वो इंक्रीज हो जाएगी। Pounding dark green leaves. These leaves may be pounded either fresh or dry. Dry leaves make a green powder which can also be used to enrich child porridge. वही है, मेनली हम पाउंडेड डार्क ग्रीन लीव्स जो हमारी वो हो गई, जैसे क्या होता है वो, कड़ी पत्ता हो गया, फिर हमारी हरा धनिया हो गया, पुदीना हो गया। तो ये सारी चीजें जो होती हैं हम इनको क्या करते हैं, वो ड्राई फॉर्म में भी ले सकते हैं या फिर हम फ्रेश फॉर्म में भी ले सकते हैं। जब हम उनको तोड़ के या फिर कैसे भी करके उनको भी सुखा के उनका भी पाउडर बन जाता है, तो वैसे ही जब हम उनको अपने खाने में ऐड ऑन करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे खाने की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो ज्यादा बढ़ जाती है। अब तुमने देखा होगा जैसे मक्की की रोटी बनाते हैं या मिस्सी रोटी बनाते हैं, तो उसमें ये चीजें हम जो है वो ऐड ऑन करते हैं, जिससे क्या होता है, उन चीजों की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, प्लस हमारे खाने में जो प्रोटीन और आयरन होता है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता है। Then next comes to preservation and storage. Household commercial method of preserving and storage food. तो household methods में हम कैसे कर सकते हैं, cold storage and freezing. तुम्हें पता है हर घर में क्या होता है, एक रेफ्रिजरेटर होता है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हम कोई भी चीजें बाहर से ला रहे हैं, बल्क में ला रहे हैं, या फिर हमने आज दाल बनाई है, चावल बनाए हैं, अगर वो हमें उतना कंज्यूम नहीं हो पाया जितना हमने बनाया था, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं या फिर हम उनको स्टोर करके रख सकते हैं
हमारे रेफ्रिजरेटर में। इट डिपेंड्स कि वो खाना अगर हम उस फ्रीजिंग पॉइंट में रखें जहाँ पे वो खराब ना हो, तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम उन चीज़ों को वहाँ पे रख के हम उन चीज़ों को क्या है वेस्टेज होने से हम बचा सकते हैं, और उनको अच्छे से हम फ्रीजर में या रेफ्रिजरेटर में रख के हम उन चीजों को क्या कर सकते हैं, वेस्टेज होने से बचा सकते हैं। मेनली फ्रूट एंड वेजिटेबल जो हम फ्रीजिंग पॉइंट पे रखते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस और 31 to 33 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम उनको रख सकते हैं। मीट और बटर जो है वो हम रखते हैं लो टेम्परेचर्स पे रखते हैं। देयर इज नो ग्रोथ ऑफ फूड पॉइजनिंग ऑर्गेनिज्म एट दिस लो टेम्परेचर। हर खाने का अपना एक टेम्परेचर होता है। कई चीज़ों को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, कई चीज़ों को कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, क्योंकि कुछ ऐसे खाने होते हैं तुम्हें पता है उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं, तो वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको पर्टिकुलर टेम्परेचर में ग्रो करते हैं। तो अगर उन पर्टिकुलर टेम्परेचर से हटा के हम उसको फ्रीजिंग में रख दे तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हो पाएंगे, जिससे हमारा खाना जो है वो वेस्ट नहीं होगा। Next comes to drying or dehydration. Drying removes water and in the absence of water microorganism can't grow. तो ड्राइंग करके अगर हम अपने वाटर फूड्स को या हमारे फ्रूट्स को हम अच्छे से ड्रॉ मतलब पानी से पानी में निकाल के अगर उसको अच्छे से पानी से हटा के उसको ड्राई करके रखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, पानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सिर्फ पानी में ही ग्रो करते हैं। तो अगर हम उन चीज़ों को अच्छे से ड्राई करेंगे तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, ग्रो नहीं हो पाएंगे और वो चीज हमारी वेस्टेज होने से बच जाएगी। देन उसमें हमारा नेक्स्ट आता है fruit, fish and meat are preserved by drying. In this method vitamin C is destroyed but other nutrients are preserved. पर अगर ऐसी चीजें हम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो खाना है वो वेस्ट उसमें से सी विटामिन जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट जो अदर न्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं वो क्या है उसमें हमारे बच जाते हैं। Then next comes to smoking. Smoking is another method जो हम फूड को प्रिजर्व या स्टोर करने के लिए we can use। तो इसमें इस मेथड में हम क्या करते हैं, हमारा जो मीट में बी क्योर्ड विद स्मोक, स्मोक कंटेन्स फिनॉल्स विच हेल्प इन प्रिजर्वेशन। तो हम मेनली हमारा जो मीट होता है हम उसको बचा सकते हैं कैसे, विद स्मोक। स्मोकिंग में क्या होता है, जब हम उस खाने को स्मोक करते हैं तो उसमें क्या होता है हमारा जो फेनॉल होता है वो प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम अपने खाने को इजिली प्रिजर्व कर सकते हैं और वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम ग्रो होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है सॉल्ट एंड पिकलिंग। सॉल्ट इज अ प्रिजर्वेटिव। तुमने देखा होगा जब भी हम कोई भी पिकल बनाते हैं, मैंगो या कुछ भी वेजिटेबल्स का कुछ भी हम बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं, जिससे हम उसको बहुत टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं और वो हमारा खराब नहीं होता है। By adding certain condiments and spices along with salt, certain foods such as mangoes, vegetable, feet and fish may be preserved। तो हम सॉल्ट के साथ साथ क्या करते हैं उसमें अदर स्पाइसेस भी हम डालते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं उस खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं और बाद में हम जब हमें ज़रूरत होगी तो हम उस खाने को यूज़ कर सकते हैं और उसको वेस्टेज से हम बचा सकते हैं। Then next comes to canning. Home canning is generally not recommended use unless the technique employed is foolproof. होम कैनिंग ऑब्वियस है हम नहीं कर सकते बिकॉज वो माइंस में ही या माइल्स में ही होती है, तो होम कैनिंग जनरली हम रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर कोई करता भी है तो वो उस टेक्निक से करे जो फुल प्रूफ हो, मतलब वो अच्छे से कर सकता है, उसका फुल प्रूफ उसके पास है कि वो जो कैनिंग कर रहा है वो अच्छे से हो रही है। अगर वो उसको अच्छे से नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, तुमने देखा होगा अब मान लो कोई भी चीज़ है अगर हमने उसको एक जार में डाला है और उसका ढक्कन हमने अच्छे से बंद नहीं किया है तो वो क्या है खराब होने लग जाता है। तो वही कैनिंग में होगा, अगर हम उस चीज को अच्छे से कैन नहीं कर पाएंगे तो देयर में भी चांसेस कि वो चीज जो है वो खराब हो सकती है। अंडरस्टूड बीएससी? बीएससी अंडरस्टूड? Yes, Yes. ma'am.